ठीक है सर, कीजिए। ऐसे का सर टॉपिक है स्पोर्ट्स एज एन एजेंट फॉर सोसाइटल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में खेल। इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है, खेल न केवल शरीर को अनुशासित करता है बल्कि समाज में एकता, समानता और सहयोग की भावना को भी जगाता है। ठीक है, अभी हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सजेशंस, फीडबैक। तो क्या पता ऊपर कुछ बोलूं, आपने नीचे वही लिखा होगा। खेल भावना जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज को दिशा देने और उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में खेल सामाजिक एकता, समानता, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण तथा युवाओं को सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है खेल सामाजिक परिवर्तन के एक प्रभावी कारक है। ठीक है, खेल समाज में सामाजिक एकता और समावेशन को बढ़ावा देते हैं। खेल के मैदान में जाति, धर्म, ये क्या लिखा है, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति जैसे भेदभाव गौण हो जाते हैं। खिलाड़ी केवल अपने कौशल और टीम भावना के आधार पर पहचाने जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों में विभिन्न समुदाय के खिलाड़ी एक टीम के रूप में खेलते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक टीम के रूप में खेलते हैं, जिसमें आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कहा जाता है। खेलों ने महिला सशक्तिकरण में भी क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। पहले खेलों को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज महिलाएं हर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। पीवी संधू, मैरी कॉम, ईमन, मिताली राज जैसे खिलाड़ियों ने न केवल देश का नाम रोशन किया, बल्कि समाज में रूढ़िवादी सोच को भी चुनौती दी। खेलों के माध्यम से महिलाओं के आत्मविश्वास, न केवल जनता के असर, बस उनकी सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऊपर लिखिए तो नीचे लिखिए। जब महिलाएं खेल के मैदान में आगे बढ़ती हैं तो समाज की सीमाएं स्वतः टूटने लगती हैं। युवाओं के विकास और सामाजिक समस्याओं का समाधान में भी खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में युवाओं को नशाखोरी, अवसाद और अपराध जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। वही खेल युवाओं में सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने अनुशासनात्मक समस्या समय प्रदान खेल में एक बार सारा ओवरी करता हूँ, फिर फीडबैक दूंगा। खेल सामाजिक जागरूकता और जन संदेश का भी साधन होते हैं। खिलाड़ी अपनी लोकप्रियता से समाज में महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित करते हैं, जैसे स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य। खेल गरीब और ग्रामीण युवाओं के लिए उदरगामी अवसर का माध्यम है। उदाहरण बजरंग पुनिया, MS धोनी। इन्हें ग्रामीण भारत से उभरकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। भारत सरकार ने खेलों को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाने हेतु अनेक योजनाएं प्रारंभ की। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स और राष्ट्रीय खेल नीति जैसी पहले खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिभाओं का पहचान कर उन्हें उचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना है। हालांकि खेल सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में इसके समझ कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत के ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव, प्रभावशाली खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब भी कई समाज में लड़कियों के खेलों से दूर रखा जाता है। परिस्थिति, दबाव, सुरक्षा की चिंता और रूढ़िवादी सोच महिला खिलाड़ियों के मार्ग में बड़ी बाधा है। खेल प्रशिक्षण, उपकरण और यात्रा पर होने वाले खर्च गरीब वर्ग के वहन करना कठिन है। इसमें खेल कुछ वर्गों तक सीमित रह जाते हैं और समाज से प्रभावित होता है। खेल संघ में भ्रष्टाचार, भाई भतीजा राजनीतिक हस्ते प्रतिभा के चयन में प्रभावित, जैसे खेलों में सामाजिक कमी होती है। भारत में खेलों के करियर के रूप में पूरी स्वीकृति नहीं मिली है। अभी भी एक वर्ग पठन पाठन गतिविधि माना जाता है, न कि जीवन कौशल का करियर विकल्प। इसके अलावा कई खिलाड़ियों को उचित पोषण, चिकित्सा सहायता और मानसिक स्वास्थ्य
समर्थन नहीं मिलता। उपयुक्त चुनौतियों के समाधान हेतु समस्त बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार होना चाहिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों में मैदान, स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्रों का स्थापना की जानी चाहिए। लड़कियों के लिए विशेष खेल योजना, छात्रवृत्ति सुरक्षा पर नियुक्त की आवश्यकता है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष सामाजिक परिवर्तन तभी संभव जब खेल की नीति, शिक्षा और संस्कृति तीनों को केंद्र बनाया जाएगा। खेल न केवल शरीर को प्रशिक्षित करता है बल्कि समाज को सहयोग भी सिखाता है। हर गांव का मैदान, हर बच्चे का अधिकार। ओश के चटला, अच्छा दूसरा ऐसे ही आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम फीडबैक पे आते हैं शुरू से। जैसे बिहार कैसे है, तो थोड़ा बिहार में एक बहुत फेमस जो लोकोक्ति भी कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। तो यहाँ से भी इस ऐसे को स्टार्ट किया जा सकता है कि जैसे एक बहुत फेमस जो लाइन कहते हैं, खेलोगे, ऐसे करके जो एक है, तो और अच्छा लगेगा क्योंकि स्पोर्ट्स एंड एजेंट पर सोसाइटल चेंज, सोसाइटी को भी प्रभावित करेगा ये कोट। खेलोगे कूदोगे तो। जी मैम बोलिए। आप क्या बोले कि खेलोगे कूदोगे तो पढ़ोगे, मतलब बनोगे नवाब, या उल्टा था, क्या था? फिर से बोलिए। ये एक बहुत फेमस लाइन नहीं है जो ग्रामीण परिवेश में कहते हैं कि खेलोगे हाँ कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना। तो उसके हाँ, जरिए तो आप आप चोट उल्टा करना शुरुआत चाह। में बोल दिए थे सर। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस इंट्रो को लिख के आप चोट करना चाहेंगी, ये जो खेल के लिए के धारणा रही है, और उस लाइन को नीचे जस्टिफाई भी करेंगी। जैसे आप लिख तो बहुत बढ़िया रही हैं, लेकिन फिर जैसे राजगीर में जो बन रहा है, कितना बढ़िया कि स्टेडियम बन रहा है राजगीर में। एक अभी वहां पे शायद महिला हॉकी वगैरह भी कुछ आयोजन हुआ था और भारत की बेटियां जीती भी थी, हॉकी वाला जो। और क्रिकेट स्टेडियम भी वहां बन ही रहा है, शायद राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, तो उसका भी आप जिक्र करिए। और सीधा फिर फीडबैक पे जाते हैं। जैसे आपने यहाँ खिलाड़ी लिखा है, तो फिर वही बिहार कैसे है, तो बिहार के कुछ प्रतिभावान खिलाड़ियों के नाम लिखिए। जैसे मुकेश कुमार हो गए जो इंडिया टीम से टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, गोपालगंज के हैं। तो क्रिकेट से इनका हो गया। वैभव सूर्यवंशी का नाम लिखिए। और भी जैसे हर एक फील्ड में जो क्या वो शरद कुमार हो गए जो बिहार के मुख्यतः खिलाड़ी हैं। शरद कुमार हो गए जो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड भी शायद जीते थे, वैशाली जिला के थे। तो आप नाम स्पेसिफिक करती जाएंगी तो और अच्छा होता जाएगा। जहाँ पे भी ऐसे लिख रही हैं आप नाम, कुछ बोल रही हैं आप, हेलो, कुछ बोल रही हैं आप? नहीं। जैसे महिला सशक्तिकरण आप लिख रही हैं ना, तो रश्मि कुमारी जो है जो चेस खेलती हैं, तो इनका भी यहाँ पे नाम लिखिए, रश्मि कुमारी का, जो चेस की वो काफी। हम बस नोट कर के क्या क्या ऐड करना। ठीक है, तो नाम लिखेंगे तो बहुत। नहीं जी, नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे। नाम लिखेंगे ना तो बिल्कुल टू द पॉइंट लगेगा कि हाँ आप किस किस खिलाड़ी की बात कर रही हैं, किस पर्टिकुलर खेल की बात कर रही हैं। और जहाँ पे आप एक जगह कहीं जिक्र कर रही थी ना, ग्रामीण परिवेश से, हाँ, जहाँ पे MS धोनी वगैरह का आपने उदाहरण दिया था, तो MS धोनी तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ग्रामीण परिवेश से उठे थे। लेकिन आप रांची और गोपालगंज की तुलना करेंगी तो एक तो गोपालगंज बिहार का पार्ट है, इसलिए भी लिखना जरूरी है। और दूसरा, गोपालगंज रांची से काफी छोटा है, मतलब वो कहाँ राजधानी और गोपालगंज एक जिला है। तो वो थोड़ा, और गोपालगंज की बात इसलिए कर रहा हूँ वहां से मुकेश कुमार है, तो वो थोड़ा और तार्किक लगेगा कि हाँ आप ये चीज को साबित कर रहे हैं कि कितने छोटे स्तर से उठ रहे हैं मुकेश कुमार। और फिर जहाँ पे आप मैरी कॉम जी का जिक्र कर रही थी, तो मैरी कॉम जी अभी देखेंगे राज्यसभा सांसद भी हैं, तो वो भी हाईलाइट कर सकता है कि मतलब खेल के माध्यम से भी कितने सर्वोच्च पदों पे जाया जा सकता है, ठीक, राज्यसभा। और फिर जो बिहार के क्रिकेटर भी हैं, योगदान भी दे रहे हैं, जैसे ईशान किशन एक हैं क्रिकेटर, बिहार के ही हैं। उन्होंने पटना में अभी अपना क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया है, पटना में ही बनाया उन्होंने, ईशान किशन। अभी T20 खेल ही रहे हैं, वर्ल्ड कप का भी हिस्सा है, तो वो भी दिखाएं। और अगर बिहार में तो मुझे नहीं याद आ रहा है, हालांकि किया गया होगा, किसी खिलाड़ी को DSP वगैरह का अगर पद दिया गया होगा तो वो भी आप रेखांकित कर दीजिए कि मेडल नाउ नौकरी पाओ जो एक स्कीम भी है। और अगर इसके जरिए किसी को DYSP वगैरह बनाया गया है तो उसका भी उल्लेख कर दीजिए, मेडल नाउ नौकरी पाओ।
तो वो और लगेगा कि हाँ, क्योंकि क्या हमारा जो ईशान समाज है। किसान क्या लिखा ईशान सर? ईशान ईशान किशन एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने अभी पटना में अपनी क्रिकेट स्टेडियम खोला है। तो वहाँ युवाओं को ट्रेनिंग देंगे वो क्रिकेट के लिए। ईशान किशन पटना में ही खोला उन्होंने। और मेडल लाओ नौकरी पाओ के जरिए आप ये दिखा देंगे कि जैसे समाज वाला ये इससे भी है टॉपिक। तो ले दे के समाज अच्छा को जो एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, चाहे डीएसपी के पोस्ट के जरिए। तो अगर आप क्रिकेट या फिर किसी भी खेल में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं तो एंड रिजल्ट अगर समाज का डीवाईएसपी तक का है तो खेल के जरिए भी उसको प्राप्त किया जा सकता है, और बहुत सारे लोगों को मिलता है ये पद। तो उसको भी रेखांकित कर दीजिए। और ग्रामीण स्तर पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बिहार सरकार की एक योजना है, मुझे एग्जैक्ट तो नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें वो हर पंचायत में कुछ कर रही है ऐसा। एकलव्य ट्रेनिंग मॉडल। तो उसका भी जिक्र करिए, एकलव्य ट्रेनिंग मॉडल। बिहार सरकार की जितनी योजनाओं का जिक्र करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर वही बिहार कैसे है, बीपीएससी कैसे है। तो जितना उदाहरण हो सके छोटे स्तर से दीजिए और ग्रामीण स्तर से, और बिहार का दीजिए। बिहार किस किस स्पोर्ट्स में फोकस कर रहा है, जैसे कबड्डी को बताया जा सकता है कि ग्रामीण स्तर पे कबड्डी को किया जा रहा है। और वो जो एक कबड्डी लीग होता है उसमें बिहार की प्रो कबड्डी जो होता है उसमें बिहार की टीम भी है। तो उस टीम का भी आप जिक्र कर सकती हैं। पटना पायरेट्स करके है शायद। तो बहुत ढेर सारे, जितना आप उदाहरण देंगी उतना अच्छा रहेगा। पटना पायरेट्स, जितना उदाहरण उतना अच्छा रहेगा। और प्रशासन कैसे मदद कर रहा है उसके जरिए, सीएसआर के जरिए कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसके जरिए। तो जितने ज्यादा उदाहरण उतना ज्यादा और अच्छा लगेगा। इससे उदाहरण थोड़े कम है आपके में, और बिहार का उदाहरण तो नहीं दिख रहा है ना। तो बिहार का उदाहरण ज्यादा दीजिए, क्योंकि बिहार में है, मतलब स्पोर्ट्स की कोई कमी है नहीं। और थोड़ा सा अगर चाहे बीच में तो पीछे से भी, मतलब पीछे इन द सेंस एंशिएंट इंडिया से भी, मतलब बिहार के कंटेक्स्ट के बाहर भी जाके लिंक कर सकती हैं कि कैसे चेस वगैरह खेला जाता था, क्या चेस को कहते थे, चतुरंग। तो उसका भी जिक्र कर सकती हैं बीच में, कि मतलब स्पोर्ट्स जैसा जो चीज है बहुत नया नहीं है हमारे देश या फिर हमारे राज्य के लिए, अतीत से ही खेला जा रहा है। तो वो और थोड़ा तार्किक लगेगा। और आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, कुछ पूछना है आपको? वो नोट कर लिया, फिर से लिख लेंगे। कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं, वो नोट कर लिए, उनका आवाज थोड़ा सा इशू है इससे। नहीं नहीं, हो कुछ नहीं पूछना है। कोई डाउट हो तो आप पूछिए। मेन मतलब यही है कि बिहार का उदाहरण आप ज्यादा देंगी तो वो ज्यादा थोड़ा और अच्छा लगेगा, तार्किक लगेगा। तो राजगीर का आपने जैसे कहीं जिक्र नहीं किया था, और जो हर एक फील्ड से, रश्मि कुमारी कैरम हो गए, चाहे मुकेश कुमार क्रिकेट हो गए। हाँ, अब देखिए जैसे वो बीसीसीआई से कोलोबरेशन करके जो कौन सा मोइनुल हक करके जो स्टेडियम है पटना में, वहां पे भी शायद अब रणजी मैच वगैरह होंगे। और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम शायद राजगीर में ही बन रहा है, वहाँ आईपीएल होने की भी संभावना है, बन के शायद तैयार भी है। तो इन सब का आपने कहीं जिक्र किया नहीं है, तो जितना हो सके बिहार का उदाहरण दीजिए, वो अच्छा लगेगा। और जहाँ वो फिर वही जो मैरी कॉम जी का जिक्र किया है, तो उसको कहीं एक लाइन रेखांकित कर दीजिए कि अभी वो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ये दिखाता है ना, महिला खेल के जरिए, मतलब उसमें जा खेल के जरिए लोग ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, डीवाईएसपी बन रहे हैं, खेल के जरिए लोग राजनीति में जा रहे हैं, मनोनीत होकर राज्यसभा तक पहुंच रहे हैं। तो फिर ये जब समाज में उदाहरण जाएंगे तो लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा। आनंद जी हैं? आनंद जी आनंद हैं? कुमार। हाँ, हाँ, ये तो आनंद है। कुमार। हम्म। आनंद, बोलिए, आप ही का कॉपी है, देखिए। बोल ही नहीं रहे हो।
है वो। है आवाज नहीं जा रहा है? देखिए, चेक कीजिए सर, चेक कीजिए, नेटवर्क इशू हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में खेल खेल न केवल शरीर को अनुशासित करता है बल्कि समाज में एकता, समानता और सहयोग की भावना को भी जगाता है। महात्मा गांधी, ठीक है, स्पेसिफिक बता रहे हैं आप, महात्मा गांधी जी कहते थे। तो ये बढ़िया इंट्रो है, इसको इन्वर्टेड कम हम कर देंगे और अच्छा लगेगा। खेल केवल मनोरंजन या शारीरिक स्वास्थ्य का साधन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक परिवर्तन कारक है जो समाज में समानता एवं टीम वर्क के माध्यम से एक सकारात्मक बदलाव लाता है। यह युवाओं, महिलाओं तथा पिछले वर्गों को सशक्त बनाता है, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाता है तथा रूढ़िवादी सामाजिक परंपराओं को चुनौती देता है। खेल की मदद से सामूहिक एकता को बढ़ावा दिया जाता है तथा समावेशी समाज के विकास में मदद करता है। आधुनिक समाज में खेलों ने सामाजिक एकता, समानता एवं अनुशासन एवं नेतृत्व जैसे मुख्य मूल्यों को बढ़ावा दिया तथा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग यही बात आप ऊपर वाले पैराग्राफ में भी किए थे, तो इसका बहुत ज्यादा कोई तर्क है नहीं, क्योंकि लगभग आप ऊपर वाले में यही बात किए थे। सबसे पहले खेल सामाजिक एकता एवं भाईचारे को भावनाओं को बढ़ावा देता है, फिर वही बात आप ऊपर लिखे हैं, लगभग ये बात भाईचारे को भावना को बढ़ावा देता है। जब कोई खिलाड़ी खेल के मैदान पर खेलता है तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ऐसे शब्दों को चाहे तो आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। भेदभाव नहीं किया जाता है, जैसे किसी के साथ धर्म के नाम पर भाषा, जाति तथा आर्थिक स्थिति का भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। सभी खिलाड़ी समान नियमों के साथ एक टीम के रूप में एक टीम के रूप में खेलते हैं, जिससे सामाजिक समरसता और आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है। खेल समानता और समावेयन को प्रोत्साहित करता है। खेल सभी वर्गों को एक समान मंच देता है जहां योग्यता ही पहचान होती है। फिर लगभग आप वही बात बार बार कह रहे हैं। उदाहरण के रूप में नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी एक साधारण खिलाड़ी होते हुए भी अपनी योग्यता के बल पर विश्व मंच तक पहुंच जाते हैं। ये लाइन गलत है कि उदाहरण के रूप में नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी एक साधारण खिलाड़ी, आपको कैसे पता वो साधारण खिलाड़ी है? ये गलत शब्द है। जब ओलंपिक में गोल्ड पा गए तो साधारण खिलाड़ी कैसे हैं? साधारण खिलाड़ी होते हुए भी अपनी योग्यता के बल पर विश्व मंच तक पहुंचने में सफल रहे हैं, ठीक है। खेल महिला सशक्तिकरण का एक जरिया भी है जहां महिलाएं अपने पारंपरिक एवं रूढ़िवादी नियमों को चुनौती देती हैं और भविष्य को उज्जवल बनाती हैं। इसमें समाज के लैंगिक समानता एवं आत्मनिर्भरता की भावना के विकास को बल मिलता है, ठीक, बल मिलता है। खेलों ने महिलाओं को आत्मसम्मान एवं स्वतंत्र पहचान दी है। सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु ने प्रति समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए वैश्विक पहचान बनाने में सफल हुई है। सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, हाईलाइट कर दीजिए। खेल के माध्यम से युवाओं में अनुशासन एवं नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। खेल युवाओं में आत्मनियंत्रण, सहयोग, संघर्षशीलता और नेतृत्व जैसे गुणों को, फिर वही बात लगभग आप कर रहे हैं जो ऊपर बहुत बार लिख चुके हैं, नेतृत्व जैसे गुणों को विकसित करता है। खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना, फिर वही बात। इस प्रकार खेल एक सामाजिक परिवर्तनकारी के रूप में सिद्ध हुआ है, परंतु इसके सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती रहती हैं। खेल के लिए पर्याप्त सुविधाओं का होना इसमें बाधा बनता है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसे आवश्यक उपकरण, मैदान तथा कोच के अभाव के बेहतर तरीके से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। गरीब और पिछड़े वर्गों के खिलाड़ी आर्थिक तंगी के कारण बेहतर प्रशिक्षण एवं पोषण नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती बन जाता है। विभिन्न खेल संस्थाएं भी विभिन्न खेल संस्थाओं में राजनीति का हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचार का आरोप है, ठीक है। खेल की पारदर्शिता को धूमिल करती है तथा यह खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। खेल प्रमुखों तथा कोच हारा, ये क्या है? हारा महिला
द्वारा द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करना खेल की भावना को, लगभग यही बात ऊपर आप लिखे हैं, जहाँ एक जगह आप कुछ लिख रहे थे, यहाँ पे ऊपर कहीं यहाँ पे लाइन लिखे थे। दुर्व्यवहार करना खेल की भावना को कुंठित करता है, यह एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ की महिला खिलाड़ी ने खेल मंत्री उदाहरण के लिए चंडीगढ़ की महिला खिलाड़ी ने खेल मंत्री पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसमें सारे महिला खिलाड़ियों ने चुनौती जिससे सारे महिला खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन जाती है। खेल मंत्री पंजाब सरकार का, यानी अंततः विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए इसके समाधान निकाले गए हैं तथा सभी को समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। ये एक साथ कैसे होगा? अतः विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए इसके समाधान निकाले गए हैं तथा सभी को समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। ये दोनों एक साथ कैसे होगा? आप कह रहे हैं निकाल भी दिया गया समाधान, और फिर कह रहे हैं सभी को समान अवसर देने की आवश्यकता है। समाधान कहाँ निकला जो इस लाइन में जो आप कह रहे हैं? खेल को मुख्य शिक्षा की धारा में लाने की आवश्यकता है तथा महिला खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और समान अवसर दिए जाएंगे। खेल को मुख्य शिक्षा की धारा में लाने की आवश्यकता है तथा महिला खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और समान अवसर दिए जाएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है। फिर यहाँ खिलाड़ियों के चयन संबंधी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि खेल सामाजिक परिवर्तनों का प्रभावी साधन है। वे न केवल स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं बल्कि समानता, एकता और नैतिक मूल्यों को स्थापित कर समाज को प्रगतिशील दिशा में ले जाते हैं। ये दूसरा ऐसे आ गया। एक बात जो आपके मेन सजेशन फीडबैक के तौर पे कि एक ही लाइन को आप बार बार घुमा घुमा के वही लिखना चाह रहे हैं, तो पढ़ के वो फील आ जा रहा है कि कंटेंट की कमी पड़ रही है। तो एक ही बात को घुमाइए नहीं, क्योंकि घुमाएंगे तो फिर उसको लगेगा कि कंटेंट का अभाव बहुत ज्यादा है। और फिर उदाहरण के तौर पे वही कि आप राजगीर का जिक्र नहीं कर रहे हैं कहीं भी, सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है। जो यहाँ के तमाम खिलाड़ी हैं, आपने बिहार के किसी एक खिलाड़ी का भी नाम नहीं लिखा पूरे अपने एस्से में, एक खिलाड़ी का भी नाम नहीं लिखा। और ऐसी लाइन से बचे जहां आप लिख रहे थे कि साधारण खिलाड़ी है, प्रतिभाशील खिलाड़ी एक साधारण खिलाड़ी, तो ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा कि जो गोल्ड आज तक भारत में 2 ही लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में गोल्ड पाए, उनको आप साधारण खिलाड़ी कह रहे हैं। तो ऐसे लाइन ना लिखें। बिहार की योजनाओं का जिक्र करिए, केंद्र की योजनाओं का जिक्र करिए, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, इन सब का आप कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं। और भी जो बेंचमार्क सेट किए गए हैं कि अभी आपने देखा होगा कि तीरंदाजी में शायद जम्मू कश्मीर की एक बेटी हैं, उनके दोनों हाथ नहीं थे, वो पैरों से तीरंदाजी कर रही थी। प्रधानमंत्री जी भी उनसे मिले और प्रोत्साहन के लिए, जैसे अब कोई अभी देखिए ब्लाइंड क्रिकेट टीम बच्चियों का वो वर्ल्ड कप जीती है। महिला वाला भी वर्ल्ड कप आप देख ही रहे हैं, हम लोग जीते ही हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो उसका आप जिक्र करिए। फिर ये बताइए कि कैसे कोई खिलाड़ी, या चेस में ओलंपियाड पहली बार भारत में हुआ था, उसका जिक्र करिए। फाइनल हो रहा था तो 2 भारत की ही बेटियां मतलब एक दूसरे से कम्पिटिट कर रही थी। एक जन का नाम दिव्या देशमुख था, एक जन का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो लिखिए आप। और फिर एक जगह आप कहीं ये भी हाईलाइट करिए कि कैसे कोई टीम या फिर कोई इंडिविजुअल कैसे में बढ़िया परफॉर्म करके आता है तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उनसे मिलते हैं तो उत्साहवर्धन होता होगा। और फिर स्पोर्ट्स कितना बड़ा एक इकॉनमी बन सकता है, इसका भी आप जिक्र करिए। जैसे राजगीर में आप देखेंगे जब होगा, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, होने लगेगा, तो वहाँ की लोकल इकॉनमी को कितना बूम करेगा। हर साल आईपीएल होगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, तो लोकल इकॉनमी को आप देखेंगे कितना तेजी से वो बूम करेगा। तो इसको हाईलाइट करिए। 2036 में इंडिया प्रपोज कर रहा है कि हम ओलंपिक्स कराएंगे अहमदाबाद में, तो उसको आप हाईलाइट करिए। अब सोचिए ओलंपिक्स 2036 में अगर अहमदाबाद में हो जाता है तो वहाँ की होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एकोमोडेशन, ये ओला उबर वाली इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, इसको कितना ही बूम मिलेगा, कितना रोजगार सृजित होगा, कितना ज्यादा टूरिज्म आएगा। 30 में कॉमनवेल्थ की बात हम कर ही रहे हैं कि हम 2030 में कॉमनवेल्थ कराएंगे अपने यहाँ।
तो उसमें भी देखिए अपना इकोनॉमी कितना बूस्ट करेगा। कॉमनवेल्थ भी शायद अहमदाबाद में होने की बात हो रही है। तो इन सब चीजों का जिक्र करिए, एग्जाम्पल्स दीजिए। एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, केवल आप मतलब इधर उधर बात करेंगे तो लगेगा कि केवल पेज आप भर रहे हैं। और कोट जहां से भी, जैसे आप ये खेल है सामाजिक परिवर्तन के रूप में खेल, तो खेल पे कुछ कोट डालिए। कुछ पिछले वाले एस्से में जो मैं बोल रहा था कि पहले की जो किंवदंती थी, कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो वैसी चीजों को लिखिए और फिर बताइए कि कैसे खेल के ही आज लोग डीवाईएसपी बन रहे हैं, तो उसको चोट कर रहा है। एनईपी में भी जिक्र किया गया था कि कैसे खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। चाहे तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो कॉन्सेप्ट था शांति सदन, विश्व भारती में जो पढ़ाते थे कि कैसे बच्चों को आप मतलब पढ़ाइए भी और खेलने का भी अवसर दीजिए बहुत प्राकृतिक एनवायरनमेंट में। तो इन सब का आप जिक्र करिए। आप सुन रहे हैं ना कि मैं ही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, सुन रहे हैं धीरे सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो इन सब का जिक्र करिए, नहीं तो फिर लगेगा कि फिर वही बीचिंग अराउंड द बुश हो रहा है। और बार बार एक ही लाइन को मत लिखिए। जैसे जहां जहां मैं काटा हूँ वो एक ही लाइन को आप ऊपर लिखे हैं, फिर घुमा फिरा के उसी को पूरा एक पैरा ही आपने रिलेवेंट लिख दिया है। तो वैसा मत करिए, केवल पेज मत भरिए। चाहिए तो आधा पेज छूट जाता है चलेगा, लेकिन जो लिखिए तार्किक लिखिए। तो बिहार सरकार की योजना है, बिहार सरकार के खिलाड़ियों, इनका जिक्र करिए। बिहार सरकार कितना फंड एलोकेट कर रही है, कहाँ पे स्टेडियम बना रही है, ग्रामीण स्तर पे क्या कर रही है, शहरों में क्या कर रही है। जैसे अभी शायद पिछली बार की बजट में भी था कि पटना में जिम वगैरह बनेगा, तो जिम को भी आप खेल से थोड़ा लिंक कर सकते हैं, लोग हेल्दी रहेंगे, खेल कूद में इंटरेस्ट बढ़ेगा। पटना गांधी मैदान में आप देख ही रहे हैं, जब कभी गए होंगे अगर पटना, तो वैसा भी कॉन्सेप्ट को बताइए कि हाँ ग्रामीण स्तर पे अर्बन एरियाज में ऐसे छोटे से भी अगर कोई एक पार्क टाइप का ही बनता है तो बच्चे खेलता है, तो वहां से ही उस इनकलकेट होता है, वो वैल्यूज आती हैं कि हाँ खेलना है, अपने को आगे जाना है, इस फील्ड में भी जा सकते हैं, पेरेंट्स प्रमोट करेंगे। तो ऐसी बातें लिखें। और कुछ पूछना है आपको? उनका धीरे सर, वो लास्ट वाला जो कॉपी है ना, उन्हीं इंदिरा का? ठीक लास्ट में जो टैग किए हैं उसको देख लीजिए केवल। ठीक ठीक। सबसे लास्ट डॉट जिस पे मारे हैं। रोजगार बाजार और सेवा क्षेत्र पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, एआई की बात कहाँ पे? तो रोजगार बाजार और सेवा क्षेत्र। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान समाज की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक है। यह मशीनों को सीखने, निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता चौथी औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार है। चौथी औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार है। फिर लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। और ये विश्व आर्थिक मंच को भी, भारत जैसे विकासशील देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव विशेष रूप से रोजगार सृजन, बाजार सेवा क्षेत्र में देखा जा सकता है। रोजगार सृजन, बाजार सेवा क्षेत्र में देखा जा सकता है। ठीक है। रोजगार में एआई, क्योंकि आपने एआई यहाँ पहली बार लिखा है तो यहाँ पे आप फुल फॉर्म के साथ लिखिए, एब्रिविएशन मत लिखिए। ऐसे लिखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए एआई, जब पहली बार ऐसा कोई शब्द लिख रहे हैं तो, ताकि एग्जामिनर ये जान जाएगा कि अब जहां पे भी एआई लिखेगा इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहीं पे भी ऐसा कोई बड़ा टर्म आपको लग रहा है, जैसे स्पोर्ट्स, पिछले वाले हिस्से में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आपको लग रहा है कि ये शब्द बार बार आएगा तो पहले इसकी फुल फॉर्म के साथ जाइए, पहली बार जब लिख रहे हैं तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, फिर आगे से आप ऐसे साइन लिखते जाए। तो ऐसे पहले आप एआई को यहाँ पे फुल फॉर्म के तौर पे लिखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत कॉमन है लेकिन फिर भी लिख दीजिए।
ये एक हैबिट रहेगी, इससे काम आएगा। रोजगार में एआई का प्रभाव देखें तो एआई ने रोजगार की प्रवृत्ति को मूल रूप से बदल दिया है। जहां एआई के प्रयोग से हर काम करना आसान हो गया है, बिना मानव के द्वारा बिना मानव के द्वारा तकनीकी उपयोग करके कार्य करना, वही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अधिक प्रयोग से बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इतना लंबा सेंटेंस मत ले आइए, देखिए आप यहाँ से शुरू किए हैं। रोजगार में एआई का प्रभाव देखने तो एआई रोजगार की प्रकृति को मूल रूप से बदल दिया है जहाँ, ठीक है, तो यहाँ से आपने शुरू किया है। एआई की प्रयोग से हर काम करना आसान हो गया है, बिना मानव के द्वारा तकनीक उपयोग करने में कार्य करना, वही कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आधुनिक रूप से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। तो इतना बड़ा सेंटेंस मत लिखिए, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस पूरे 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6.5 लाइन में कहना क्या चाहते हैं। समस्या उत्पन्न हुई है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2000, यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2027 तक लगभग 83 मिलियन नौकरियां समाप्त होंगी, अर्थात 14 मिलियन नौकरियों की कमी देखने को मिल सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, फैक्ट्री इत्यादि में किया जा सकता है। कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, फैक्ट्री इत्यादि में किया जा सकता है, जिससे कार्य करना सुलभ और सुनिश्चित हुई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, फैक्ट्री इत्यादि में किया जा रहा है, जिससे कार्य करना सुलभ और सुनिश्चित हुई। यहाँ हुई नहीं होगा, होगा। वही इन क्षेत्रों में 30 से इन क्षेत्रों में 30 से 40% तक नौकरियां घट सकती हैं। कौन बोला ये? आप ऐसे लिख रहे हैं तो किसी को बताइए ना, कोट करिए, कह कौन रहा है यहाँ पे, बताइए किसके द्वारा कहा जा रहा है। मेरी और आपकी बात का कोई वैल्यू थोड़ी होगा। भारत में नीति आयोग के अनुसार, जैसे आप यहाँ पे बढ़िया कर रहे हैं, नीति आयोग के अनुसार 2030 तक लगभग 40% नौकरियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होंगी, जिसमें कार्यक्रम सुलभ और सुनिश्चित तक वही इन क्षेत्रों में 30 साल में नौकरियां घट सकती हैं। तो यही बात आपने यहाँ भी की, यही बात आपने यहाँ भी की, तो एक ही जगह करिए। यहीं पे आप या तो आप नीति आयोग लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ आप लिखे रहे नौकरियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभावित होंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल नौकरियां खत्म नहीं कर रही, बल्कि नए रोजगार का सृजन भी कर रही है। देखिए जैसे आपने यहाँ लिखा ना, भारत में नीति आयोग के अनुसार 2030 तक लगभग 40% नौकरियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होंगी, तो ये ठीक है, आप एक चैलेंज दिखा रहे हैं। अगला लाइन क्या लिख रहे हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल नौकरियां खत्म नहीं कर रही है, बल्कि नए रोजगार का सृजन भी कर रही है। तो यहाँ पे आप पैरा चेंज करके लिखिए, इस पैरा को कुछ और एक लाइन लिख के थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, और फिर ये जो, क्योंकि आप डायमेंशन यहाँ से आप बदल रहे हैं, यहाँ से आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं कुछ, तभी तो आप कह रहे हैं ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता खेल नौकरियां खत्म नहीं कर रही है, बल्कि नए रोजगार का सृजन भी कर रही है। तो यहाँ से पैरा चेंज कर दीजिए, सृजन कर रही है। नैसकॉम के अनुसार भारत में 2025 से 25 लाख नई एआई आधारित नौकरियां बनेंगी, जो अभी तक जारी, ठीक है, पैरा जरूर यहाँ से चेंज करिए आप। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने से डिग्री से ज्यादा कौशल महत्वपूर्ण हो गई है, ठीक है, हो गया है। इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया है, जिससे एआई के क्षेत्र में कार्य कुशल रोजगार का सृजन हो तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। सेवा के क्षेत्र में एआई का प्रभाव, भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 55% है, ठीक है। एआई ने इस क्षेत्र को और अधिक तेज, सस्ता और बेहतर बनाया, ठीक है। बैंकिंग और वित्त में देखें तो आरबीआई के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से बैंकिंग धोखाधड़ी में 20 से 25% तक की कमी देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जब कोई लाइन लिख रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर दीजिए कि कुछ बढ़िया लिख रहा हूँ मैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से बीमारी को पहचानने तथा विभिन्न बीमारियों का इलाज करने में सहायता मिली है, ठीक, अच्छी बात है, मिली है। इस क्षेत्र में समय की बचत तथा सटीक इलाज इसको मुझे हाईलाइट कर लेने दीजिए ताकि वापस याद रहेगा। इस क्षेत्र में समय की बचत तथा सटीक इलाज संभव हो पाया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जैसे ये आप चीज किए ठीक किए, यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से रोगों की पहचान में 85 से 90% तक की सही परिणाम देखने को मिलता है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग करके टेलीमेडिसिन सेवाओं के उपयोग में लगातार वृद्धि, टेलीमेडिसिन, तो यहाँ ई संजीवनी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है।
शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में शिक्षक छात्र और छात्राओं के शिक्षण पद्धति को आसान और सुलभ बना दिया है। यूनेस्को के अनुसार एआई आधारित पढ़ाई से छात्रों की सीखने की क्षमता को 30 से 40% सुधार देखने को मिली है तथा भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। दीक्षा और स्वयं, हाँ ये ठीक, आपने बढ़िया स्कीम बताया। दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सरकारी सेवा में तेजी से यह काम हो रही है। ये रही आपकी बार बार लिख रही है, नहीं समझ पा रहा। हो रही है तथा मानव अधिकारों का हनन कम हो रहा है। इसके माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है तथा लोगों के पहुंच सुनिश्चित हुई। उदाहरण के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं के माध्यम से पैसों की गड़बड़ी कमी आई है। लेकिन एक एआई के उपयोग में इसके नकारात्मक प्रभाव की शामिल है, जैसे रोजगार की घिरना। ये क्या है? घिरना क्या होता है? छिन्ना। कौशल असमानता लाना, मानवीय स्पर्श में कमी, डेटा गोपनीयता तथा साइबर खतरा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव ग्रामीण एवं छोटी व्यवसायों पर अक्सर देखने को मिलता है। बहुत सारी बातें एक साथ आपने की। भारत के देश में 80% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग एआई से अपरिचित और प्रभावित हैं। इनके पास कौशल सीखने के साधन कम होते हैं। यहाँ पे होगा कौशल सीखने के साधन कम होते हैं, जिससे गरीबी बढ़ने का खतरा है। कौशल असमानता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ वही लोग उठा पा रहे हैं जिनके पास तकनीकी ज्ञान है। एनएसओ के अनुसार भारत में केवल 38% लोगों के पास डिजिटल स्किल है। एआई आधारित नौकरियां उच्च शिक्षा, कंप्यूटर ज्ञान, अंग्रेजी भाषा मांगती हैं। इसका फुल फॉर्म पहली बार में लिखिए। इसके कारण अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ रहा है तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता बढ़ती है, जिसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। डिजिटल डिवाइड। बिहार सेवा में यहाँ पर टेलीडेंसिटी का जिक्र करिए। टेलीडेंसिटी ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय स्पर्श कमी, ग्रामीण क्षेत्र में मानवीय स्पर्श कमी। एआई मशीन है, उसमें भावना नहीं होती। बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तरों में इन मशीनों का उपयोग आम हो रही है, लेकिन बुजुर्ग ग्रामीण लोग इससे असहज महसूस करते हैं। इससे सेवा तेजी से तो होती, लेकिन संवेदनशीलता और भरोसा कम होता है। थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन। डेटा गोपनीयता और साइबर खतरा। एआई बहुत सारा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करता है, जैसे बैंक डिटेल, आधार, मोबाइल डेटा लीक होने से पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे समस्याएं होती हैं। भारत में अभी डेटा सुरक्षा जागरूकता को फैलाया जा रहा है, जिससे नागरिकों को इससे कम खतरा होने की संभावना है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव। एआई के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव। एआई के कारण काम का दबाव बढ़ रहा है तथा मशीनों पर निर्भरता बढ़ रही है और इंसानों के बीच संवाद कम होते जा रहे हैं। ऊपर लगभग कई बार ये बात कर चुके हैं। तनाव, मानसिक समस्याएं, अगर सब ऊपर आपने बात किया है। युवा वर्ग में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रही है। एक तो इतनी जगह आपने मिल रही है, क्या मैं ही कंफ्यूज हो गया। मिल रही है होता है क्या ये?
ग्रामीण और छोटे व्यवसायों पर असर। बड़े बड़े उद्योग एआई को अपना रहे हैं, लेकिन छोटे व्यापारी, किसान, ग्रामीण क्षेत्र एआई तकनीक से पीछे जा रहे हैं। ये बात आप ऊपर कर चुके हैं ऑलरेडी, जहां मैंने डिजिटल डिवाइड करके लिखा था। हालांकि भारत सरकार द्वारा इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे नीति आयोग द्वारा एआई फॉर ऑल पहल शुरू हुई, जिससे रोजगार समस्या कम होगी। कौशल विकास माध्यम से 2026 तक 10 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल देना है। शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 लाना ये क्या है? शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 लाना। तो गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा, इस लाइन का क्या मतलब है? रेलेवेंस दीजिए। लाया गया मतलब शिक्षा नीति। लाया गया है, इसके माध्यम से जो कि मतलब जो भी किया गया है वो नहीं लिखा है। हाँ, तो इसका कोई मतलब नहीं ना कि किस लिए लाया गया, वो तो बताया नहीं जा रहा। इस शिक्षा नीति में क्या है एआई के लिए? गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिससे डेटा को सुरक्षित किया जा सके और एआई के दुरुपयोग को कम किया जा सके। ठीक है। भारत सरकार एआई के नकारात्मक प्रभाव को पहचानते हुए नीति, शिक्षा, कौशल विकास और कानून का माध्यम से संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। उद्देश्य यह है कि एआई रोजगार छीनने वाली नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाली तकनीक बने। यदि इन पहलों को सही ढंग से लागू किया गया तो एआई भारत के समावेशी और सतत विकास के साधन बन सकती है। तो आपने लास्ट तक लिखा। अब आते हैं सीधा इंट्रो। भावना नहीं है सब। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान समाज की। ये जो आपने इंट्रो लिखा है ना, आप पहले एआई को परिभाषित करिए कि एआई होता क्या है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण में दे रहा हूँ कि जब एक लड़का या बच्चा या बच्ची पैदा होता है, एक व्यक्ति जब पैदा होता है, जिस भी समाज में पैदा होता है, तो शिक्षा के माध्यम से, समाज के माध्यम से और विभिन्न अन्य आयामों से, शिक्षा, समाज के जैसे विभिन्न अन्य आयामों से तार्किक होता है, रेशनल होता है। वो सही गलत का फैसला ले पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जिसका जैसा समाज शिक्षा रहता है उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व बनता है। ये हो गया। इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं कि वो आदमी कितना समझदार है। ठीक। अब आते हैं एआई पे। एआई क्या है? एआई का तो कोई समाज नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन तो है नहीं। तो एआई में क्या होता है? मशीन लर्निंग होती है, कोडिंग होती है। जो डेटा उसके में आप फीड करेंगे वैसा वो एआई बन जाएगा। जैसे एआई पे बहुत सारे, लिखने के लिए नहीं समझाने के लिए कह रहा हूँ, एआई पे बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो बहुत एक प्रख्यात टीचर हैं विजेंद्र चौहान जी ने, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, लिखने के लिए नहीं। विजेंद्र चौहान जी ने उन्हें बोला भी था कि एआई जो है वो तथाकथित जनरल कास्ट से प्रेरित है। उन्होंने लॉजिक दिया था क्योंकि जनरल कास्ट ही इस इंडस्ट्री में है, तो वही डेटा फीड कर रहे हैं। कि जैसे आपने लिखा, एआई के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि 5 डॉक्टर के नाम बताओ दो फेमस, तो उनका विजेंद्र चौहान जी का कहना है कि 5 में से हो सकता है वो 4 डॉक्टरों का नाम बताए जो तथाकथित जनरल कास्ट, सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं। क्यों वो ऐसा करेगा? क्योंकि जो डेटा फीड कर रहा होगा उस एआई को वो खुद भी जनरल कास्ट का होगा, तो ये बायसनेस आ सकती है, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो एआई को पहले परिभाषित करिए। कैसे? पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस बताइए कि बच्चा पैदा होता है समाज से, शिक्षा से, पेरेंट्स से, सोच विकसित करता है और फिर वो तार्किक होता है जिस भी स्तर पे हो। लेकिन एआई क्या होता है? मशीन लर्निंग होती है, कोडिंग होती है। जो डेटा उसमें फीड होता है वैसा वो एआई बन जाता है। तो यहाँ से पहले उसको परिभाषित कर दीजिए। फिर इसमें मेन देखिए, रोजगार, बाजार और सेवा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इन दोनों पे आप बिल्कुल स्टिक रहिए कि रोजगार में, जैसे आपने एक जगह जो डेटा दे रहे थे कि कितनी बिलियन नौकरियां जाएंगी, तो अच्छी बात है, लेकिन वो नौकरियां जाएंगी तो इसका कुछ आर्थिक भी बताइए कि कितना अरब डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि ये तो नौकरियां जा रही हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है 10,000 रुपया कमा रहा है, उसकी नौकरी चली गई, 10,000 का तो नुकसान हो रहा है ना उस व्यक्ति को, तो आर्थिक क्षति कितनी होगी समाज पे, सोसाइटी पे, उसका भी कुछ एक डेटा दीजिए आप, और अच्छा लगेगा। और बीच बीच में सबसे अधिक कमी है ना कि आप कोट्स नहीं दे रहे हैं, कोट दीजिए। जैसे बहुत फेमस कोट हैं, सुंदर पिचाई जी के कोट्स हैं, एलन मस्क के कोट हैं, उनके बिल गेट्स जी के कोट्स हैं कई सारे। तो इन सब कोट्स का जिक्र करिए। आप गूगल करेंगे तो भर भर के कोट्स इनके बारे में मिलेंगे। तो कोट्स लिखिए जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं।
और जहाँ पे आप भावनात्मक जिक्र कर रहे थे कहीं पे, तो वहां पे ये जरूर लिखिए कि एआई कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस को इसलिए नहीं रिप्लेस कर सकता क्योंकि एआई में क्या नहीं है, तो भावना नहीं है, फीलिंग्स उसके अंदर नहीं है। इसलिए एआई कितना भी पावरफुल हो जाए, जो अभी एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर फीलिंग नहीं है, तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। दूसरा, जहाँ पे आप डेटा वगैरह का जिक्र कर रहे थे, डेटा प्राइवेसी कंसर्न वगैरह दिखा रहे थे, तो वहां पे आप ये जरूर लिखिए कि एक न्यू कॉर्नलिज्म होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नौ उपनिवेशी। हाँ, नौ न उपनिवेशी। हाँ, तो इसको लिखिए क्योंकि एआई में हम पीछे हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो न्यू कॉलोनिज्म है, इसके तहत हम हमको फिर से गुलाम बना लिया जाए, और थोड़ा बहुत तो बन ही रहे हैं। अब उदाहरण दीजिए कि जो भी जायंट्स हैं, जायंट मतलब बड़ी कंपनियां, दुनिया की जो भी बड़ी कंपनियां एआई के फील्ड की, चाहे वो मेटा हो, ग्रोक हो, ये जो भी है, ओपन एआई हो, ये सब कहाँ की हैं? भारत की तो नहीं है, लगभग सब यूएसए की ही हैं, लेकिन भारत की तो नहीं है। तो अगर हम इसमें पिछड़े एआई में, तो जो भी ये सुपर ग्लोबल जायंट्स हैं दुनिया की, ये फिर हमको न्यू कॉलोनिज्म की तरफ ले जाएंगे। तो इसीलिए भी हमको एआई में आगे आगे कदम से कदम मिला के बढ़ना जरूरी है कि अगर हम पिछड़ गए तो फिर इसके हम शिकार हो जाएंगे, नौ उपनिवेशवाद के हम शिकार हो जाएंगे। ये दिखाइए, क्योंकि ये नहीं दिखाएंगे तो फिर लगेगा ठीक है, एक छोटी सी बात है एआई, हम थोड़ा पीछे भी रह गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये दिखाना जरूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो हम पीछे हो जाएंगे। और जहां पे भी आप जिक्र कर रहे थे जैसे स्वास्थ्य, तो यहाँ ई संजीवनी लिखिए कि ई संजीवनी के माध्यम से कैसे हो रहा है चीजें। एआई का आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव महिला पे दिखाइए, डीप फेक, कि कैसे एआई के जरिए डीप फेक कर दिया जा रहा है। एआई का भी देखे होंगे, ग्रोक काफी विवादों में था कि वो किसी भी महिला पुरुष के वस्त्र को हटा दे रहा था। तो उसका समाज पे भी प्रभाव दिखाया जा सकता है कि हाँ, कितनी दिक्कत होगा अगर ऐसा वास्तव में कुछ होने लगे तो। और कोट्स लगभग आपको इसमें 3 से 4 देने हैं, मतलब इससे कम तो नहीं देने हैं। कोट्स आपने कहीं भी नहीं दिया है। कोट्स जितना ज्यादा से ज्यादा देंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। जो शिक्षा की भी बात कर रहे हैं ना, तो इसको बताना जरूरी है कि आप जैसे बच्चों को कोडिंग वगैरह पढ़ाना प्राथमिक लेवल से बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये फैक्ट है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो हम पढ़ा रहे हैं, इसके सिलेबस को 30% घटा के अगर हम एआई अगर नहीं सिलेबस में डालेंगे ग्रास रूट लेवल पे, बिल्कुल प्राथमिक लेवल से, तो दिक्कत होगा। और फिर आते हैं बिहार पे कि बिहार सरकार क्या कर रही है। तो कुछ अभी रिसेंटली कुछ न्यूज में था कि कक्षा 3 से एआई पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा बिहार के बच्चों को, क्लास 3 से। तो आप दिखाइए कि बिहार सरकार कैसे जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके साथ और ग्लोबल जो सेट बेंचमार्क है उसके साथ ताल मिला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कक्षा 3 से ही एआई पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इसको दिखाइए। और भी कुछ सवाल है तो पूछिए आप। सर ये रिपीटेशन जो होता है ना, पता नहीं चलता लिखते टाइम की रिपीट हम कर रहे हैं वर्ड को। सब कॉन्शियस माइंड में आप रखेंगे ना तो रहेगा। जैसे लगातार जब आप ऐसे लिखती रहेंगी तो सबके साथ होता है शुरू में। हाँ, अगर जैसे अलाउ करे तो शुरू में एक माइंड मैप बना लीजिए कि हाँ, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या इंट्रो देना है, क्या मेन बॉडी देना है, वो कोशिश करिए। और दूसरा, जब आप लगातार इससे लिखेंगी ना तो फिर इस चुनौती से निजात पा जाएंगी। ये सबके साथ होता है कि शुरू में थोड़ा कंटेंट की अभाव लगने लगता है, रहता है दिमाग में, लेकिन कॉपी पे वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो माइंड मैप जरूर बनाएं। जब माइंड मैप बनाएंगे तो बहुत हेल्प होगा। और लगातार जब ऐसे लिखेंगे ना, तो आप जैसे आप लिखा होगा वैसे 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद खुद ही पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार, एक ही बात तो बार लिख दे रही हूँ मैं। तो ऐसे लगातार लिखेंगे। ऐसे वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग एरिया है, आप देख ही रहे होंगे। तो ठीक ठाक ऐसे में स्कोर किया जा सकता है। और ठीक ठाक तभी होगा जब थोड़ा उसको, किसी भी एस्से को आप लिख रहे हो, किसी भी एस्से को ये याद रखना है कि बातें बिहार की होनी चाहिए। एआई लिखे, चाहे शिक्षा लिखे, स्वास्थ्य लिखे, खेल लिखे, महिला सशक्तिकरण लिखे, कुछ भी लिखें, बिहार की बात जरूर आप उसमें करें। क्योंकि बीपीएससी में बिहार के लिए कोई स्पेशल पेपर तो होता नहीं है कि केवल बिहार की बात की जाएगी उस पेपर में। एस्से ही है। तो जब तक ऐसे में आप बिहार का डेटा, बातें, स्कीम, योजनाएं, ग्राउंड लेवल पे जो पर चीजें एक हो जो रही हैं उनका। बिहार का होता है, जैसे ये परम बुद्धा सब आया है, तो ये तो सुपर कंप्यूटर है, तो मतलब ये सब भी डाल सकते हैं हाँ, बिल्कुल या डाल फिर दीजिए, बिल्कुल डालिए, बिल्कुल बिल्कुल और डालिए। बिहार के लिए जैसे पुल वगैरह नहीं होता है, तो पुल उसके लिए भी मतलब कि एआई के साथ प्रयोग किया जा रहा है, एआई हाँ, निगरानी करिए। पुल के लिए, हाँ, तो करिए, वो सब भी बिल्कुल डाल करिए। सकते हैं।
हाँ, जैसे एआई के माध्यम से अब देखिए ट्रैफिक में कितना कितना इस्तेमाल होता है, फेशियल कृषि रिकग्निशन सिस्टम। हाँ, कृषि कृषि में में भी। और काफी। अभी तो मैं वो कह रहा था, ट्रैफिक कह रहा था कि कोई चालान हम्म। काट दे रहा है, कोई देखिए अब ओवर स्पीडिंग कर रहा है, चाहे वो किसी को कोई हेलमेट पहन के नहीं गया, आप देख ही रहे होंगे हर सिग्नल पे कैमरा लगा रहता है, और आप ट्रैफिक पुलिस नहीं भी है तो उसके घर पे भेज दिया जाएगा चालान। तो हाँ, हाँ। तो इसमें दिखाइए। और थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप एआई जब भी लिखिए तो कुंभ याद कर लीजिए कि कुंभ में आप सुनी होंगी कि 66 अच्छा। करोड़ लोग एक जगह पे आए, मतलब प्रयागराज, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, तो एआई का कितना बेहतर इस्तेमाल हुआ वहां पे। और फिर जो आप कृषि मैनेजमेंट कह के रही लिए थी, वहां पे। हाँ, जैसे आप कृषि कह रही थी, तो कृषि में तो फिर आप देखिए ना, शुरू से मतलब पोस्ट प्री हार्वेस्ट से लेके पोस्ट हार्वेस्ट हर जगह आप जैसे देखिए कृषि में जो आप कह रही हैं, तो सॉइल टेस्टिंग के लिए एआई का यूज होगा ही जब वो लैब में जाएगा। तो फसल का जब होगा तो जीन एडिटिंग हो ही रही है, आप देख ही रहे होंगी, जीएम क्रॉप आ रहे हैं। जब हार्वेस्ट हो जाएगा तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, इन सब माध्यमों से देख ही रही एआई का प्रयोग होगा कि कितना पानी देना है, एआई बता देगा, ये होगा। सर और फिर एआई जब और जैव प्रौद्योगिकी में मतलब कि ये सब जैव जी जी, बोलिए बोलिए। प्रौद्योगिकी ये डाटा डालना, मतलब ये सब पॉइंट्स डालना है कि नहीं डालना है एआई में? बिल्कुल डालना है। एआई में जैसे आप सेक्टर वाइज जरूर जाइए, सेक्टर वाइज, और सेक्टर वाइज जाइए, जैसे ये ठीक लिखे हैं, आप ही की कॉपी है ये, आप ही की कॉपी है। तो सेक्टर वाइज तो आप गई हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। सेक्टर वाइज में आप एग्जाम्पल्स नहीं दे रही हैं, तो एग्जाम्पल भर भर के दीजिए, भर भर के दीजिए। जितने आयाम खोल सकती हैं उतने आयाम खोलिए, और उतने ज्यादा एग्जाम्पल दीजिए। इंडिया एआई मिशन का जिक्र करिए, अभी बजट आया ही था, तो उसमें भी देखेंगे कितना। आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, इको कर रही, आवाज आपकी इको कर नहीं आ रही है। फिर से कट के आइए तो इंदिरा जी। एग्जिट करके आइए हाँ, फिर से। हेडफोन लगाए तो खोल दीजिए। अब ठीक है। मतलब जो भारत का जो सब लक्ष्य रखा गया है उसमें भी एआई बिल्कुल का जो योगदान है उसका भी लिख सकते हैं सर। बिल्कुल परफेक्ट बता रही हैं। विकसित भारत, चाहे ये डिजिटल इंडिया हो गया, चाहे स्मार्ट सिटीज, देखिए अब बिहार में कितने हैं, मुजफ्फरपुर है, पटना है, 4 स्मार्ट सिटीज हैं। तो स्मार्ट सिटीज का आप कॉन्सेप्ट जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक हो गया, चाहे ये वेदर फोरकास्टिंग हो गया, इन सब में एआई का इस्तेमाल होगा। बिना एआई के ट्रैफिक कैसे आप मैनेज करेंगे? वेदर फोरकास्टिंग में एआई का उपयोग नहीं करेंगी तो वेदर फोरकास्टिंग कैसे होगी? तो सब में ही होगा। तो स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ले देखिए ये सारा एआई से ही लिंक है, स्मार्ट सिटी वाला। तो तो सेक्टर वो वाइज जाइए। स्मार्ट होंगे तो कुछ बहुत सारा पॉइंट मतलब कि बहुत सारा फिर हो जाएगा तो फिर ऐसे कैसे मतलब लिखें कि क्या लिखे नहीं लिखे तो देखिए मैं तो बता रहा हूँ, तो सेक्टर वाइज, बहुत जैसे सारा सेक्टर वाइज, मैनेज कर पाएंगे ना, क्या कह रही हैं आप? तो टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे ये पूछ मैं रहे हैं। वही बता रहा हूँ, मैं सेक्टर वाइज, जैसे जो की सेक्टर्स हैं, देखिए हेल्थ है, हेल्थ इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसमें ई संजीवनी का आप जिक्र करेंगे। एजुकेशन है, एजुकेशन आपने स्वयं और दीक्षा का जिक्र किया था, ये करेंगे। एग्रीकल्चर है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, सॉइल टेस्टिंग, इसका जिक्र करेंगे। तो जो आपको इम्पोर्टेंट सेक्टर एटलीस्ट लगता है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, तो कोई तो 5-6 आप डायमेंशंस, आयाम दिखाएंगी ना। और बीच बीच में कोट देते रहिएगा कि पक्ष में कोट, मतलब कौन पॉजिटिव में कह रहा है एआई के लिए, कौन नेगेटिव में कह रहा है एआई के लिए। तो बीच बीच में कोट देते रहिएगा। और कम से कम कोई 5, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5-6 आप आयाम दिखा दीजिए कि हाँ इस सेक्टर पे क्या कर रहा है, क्या प्रभाव होगा इस सेक्टर पे, इस सेक्टर पे, इस सेक्टर पे। मैन्युफैक्चरिंग पे, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे आप चाहें तो दिखा सकती हैं कि कैसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया था, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, चौथा कब आया, और अब 5वां कहा जा रहा है कि एआई बेस्ड है पूरा। तो वो बहुत हेल्प मिलेगा। जितने ज्यादा आप सेक्टर दिखाएंगी उतना ज्यादा हेल्प मिलेगा। और कंसर्न आपको जब एआई का दिखाना हो ना, तो एथिकल भी दिखा सकती हैं कि एथिकल,
एथिकल कंसर्न, जैसे मान लीजिए अभी आप एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि आप गांव स्तर पे देखेंगे एक मशीन अब आती है पॉइंट ऑफ सेल, तो किसी का अंगूठा अगर नहीं काम कर रहा है तो अब मशीन उनको राशन नहीं देगी। ठीक। अब मान लीजिए पीओएस नहीं रहता, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, यहाँ पे कोई ह्यूमन बैठा रहता। ठीक। और वो कोई एक व्यक्ति, पीडीएफ क्या? सिस्टम भी तो हो गया है ना सर, एआई आधार पे हाँ, तो बिहार वही तो में। मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा था ना, कि जैसे मान लीजिए पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल, अब ये तो मशीन है, इस पे किसी ने अंगूठा लगाया, उसका अंगूठा, मजदूर होते हैं काम करते करते घिस जाता है, अंगूठा नहीं एक्सेप्ट किया मशीन ने, तो राशन नहीं देगा मशीन। लेकिन अगर यही ह्यूमन बैठा रहेगा और अंगूठा नहीं भी एक्सेप्ट कर रहा है तो दे देगा अपने दादा चाचा बाबा, क्योंकि गाँव के लोग एक दूसरे को जानते हैं कि ठीक है बाबा कोई बात नहीं, आप अंगूठा ठीक करा लीजिएगा, चाहे मैं देख लूंगा, दे देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि एआई तो नहीं समझेगा उस चीज को ना, इमोशंस नहीं है उसके अंदर। तो थोड़ा ये भी दिखाइए, तार्किक लगे कि हाँ एकदम रॉ लेवल की बात कर रही हैं आप, ग्रामीण स्तर पे भी क्या चुनौतियां आ सकती हैं। और मेन जो आप कह रहे हैं कि कैसे, तो ऐसे में डायमेंशन याद रखिए सेक्टर वाइज, कि हाँ ठीक है मैंने हेल्थ के बारे में लिख लिया, एजुकेशन के बारे में लिख लिया, एग्रीकल्चर के बारे में लिख लिया, ट्रैफिक लिख लिया, मैन्युफैक्चरिंग लिख लिया। तो सेक्टर वाइज आप याद करेंगी तो टाइम कम लगेगा, टू द पॉइंट आप लिखेंगी, आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि आधा पेज, एक पेज में हेल्थ मैंने लिख लिया, अब आगे बढ़ो, एजुकेशन लिख लिया, आगे बढ़ो, ऐसे सेम एग्रीकल्चर ट्रैफिक जो भी है लिख लिया, आगे बढ़ो। तो सेक्टर वाइज याद करने की कोशिश करिए, आसान होगा आपके लिए। ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं सर। और किसी कॉपी है सर? कॉपी तो बहुत है, करने से